देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अधिशोषण के बारे में पढ़ा था कि अधिशोषण क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पढ़ा था कि दोनों में क्या अंतर होता है। भाई अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिशोषण के प्रकार के बारे में। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में बनने वाले बंधों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है और इन दोनों के क्या अभिलक्षण होते हैं। साथ ही साथ हम इन दोनों के बीच में तुलना भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। देखिए बच्चों, अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो अधिशोष्य और अधिशोषक है, इनके बीच में बनने वाले बंधों के आधार पर दो प्रकार का अधिशोषण होता है। पहला होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। क्लियर है? ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि दो प्रकार का अधिशोषण होता है। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। देखिए बच्चों, अधिशोष्य क्या होते हैं और अधिशोषक क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार वापस समझ लीजिए। मैंने आपको ये बताया था कि वह पदार्थ जिसकी सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आके एकत्रित हो जाता है, उस पदार्थ को कहते हैं हम लोग अधिशोषक। यानी ये क्या है? अधिशोषक है। वापस ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ जिसकी सतह पर आकर कोई दूसरा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, उस पदार्थ को हम कहते हैं अधिशोषक। क्या बोलते हैं? अधिशोषक। और जो पदार्थ सतह पर आकर इकट्ठा हुआ है, उसे हम कहते हैं अधिशोष्य। क्या कहते हैं? अधिशोष्य। तो ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए बच्चों, अधिशोष्य क्या होता है? वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। और जो पदार्थ सतह पर आकर इकट्ठे होते हैं, उसे अधिशोष्य कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? अब देखिए आगे हम इन दोनों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण के बारे में। देखिए बच्चों, भौतिक अधिशोषण सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भौतिक अधिशोषण के बारे में। देखिए, जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर भौतिक बलों जैसे वंडरवॉल बल द्वारा बंधे होते हैं, तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य वंडरवॉल बंध का निर्माण होता है, तब कौन सा अधिशोषण होता है? भौतिक अधिशोषण होता है। आगे देखिए, वंडरवॉल बल दुर्बल बल होते हैं, अतः इन्हें सरलता से ताप बढ़ाकर अथवा दाब घटाकर हटाया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जो वंडरवॉल बल होते हैं वो प्रकृति कैसी होती है उनकी? दुर्बल, यानी दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं। अतः इन्हें सरलता से ताप बढ़ाकर अथवा दाब घटाकर हटाया जा सकता है। वापस देखिए बच्चों, जो वंडरवॉल बल होते हैं ना, वो दुर्बल होते हैं, दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्या हो सकता है? ताप बढ़ाने पर या दाब कम करने पर इनको हम हटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। देखिए बच्चों, जब अधिशोष्य के अणु अधिशोषक के पृष्ठ पर रासायनिक बंध द्वारा बंधे रहते हैं, तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। देखिए क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बंध का निर्माण होता है। अभी जो रासायनिक बंध है, देखिए ये बंध आयनिक या सहसंयोजक प्रकृति के हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ये रासायनिक बंध बनते हैं, इनकी प्रकृति आयनिक भी हो सकती है या सहसंयोजक भी हो सकती है। आगे देखिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आगे देखो, यह अनुत्क्रमणीय होता है। ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण में वृद्धि होती है और इसे रसोवशोषण, देखिए बच्चों ध्यान रखना इस नाम को, भाई रासायनिक अधिशोषण को रसोवशोषण या लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। देखिए बच्चों, ये रासायनिक अधिशोषण के ही नाम है। रासायनिक अधिशोषण को रसोवशोषण या लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए।
अब हम बात करेंगे भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण के बारे में। देखिए बच्चों, जो भौतिक अधिशोषण है उसके क्या अभिलक्षण होते हैं। देखिए एक एक अभिलक्षण को हम पढ़ के चलेंगे। पहला क्या है, विशिष्टता की कमी। भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता। देखिए कोई विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है भौतिक अधिशोषण की, अर्थात कोई भी गैस किसी भी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो सकती है। क्यों भाई, क्यों हो सकती है? क्योंकि वैन डर वाल्स बल क्या होते हैं, व्यापक होते हैं, यानी भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहला अभिलक्षण हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है अधिशोष्य की प्रकृति। देखिए बच्चों, सरलता से द्रवित होने वाली गैसें जैसे SO2, NH3, HCl, CO2 आदि अधिशोषकों की सतह पर शीघ्रता से अधिशोषित हो जाती है, जबकि हल्की गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती जैसे H2, N2O2 का अधिशोषण मुश्किल से होता है, क्योंकि वैन डर वाल्स बल क्रांतिक तापों के निकट अधिक प्रबल होते हैं। देखिए बच्चों क्यों होता है, क्योंकि जो वैन डर वाल्स बल होते हैं वो क्रांतिक तापों के निकट अधिक प्रबल होते हैं। जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होते हैं सरलता से द्रवित हो जाती है। तो देखिए बच्चों, जिन गैसों के क्रांतिक ताप उच्च होंगे वो सरलता से क्या हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी, और क्रांतिक ताप उच्च होगा तो अधिशोषण भी ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्या है, तीसरा अभिलक्षण है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, अधिशोषक का पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, अतः महीन चूर्णित धातुएं एवं सरंध्र पदार्थ जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है अच्छे अधिशोषक होते हैं। क्लियर है भाई, क्या होना चाहिए भाई, जो हमारे अधिशोषक है उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, और ये कब होगा, जब वो महीन चूर्ण अवस्था में या पाउडर फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे देखिए चौथा। देखिए बच्चों क्या है, अधिशोषण की एंथैल्पी। चौथा अभिलक्षण देखिए, भौतिक अधिशोषक एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। बेटा देखिए, भौतिक अधिशोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु अधिशोषण की एंथैल्पी अत्यधिक कम होती है। भाई भौतिक अगर हम बात करें भौतिक अधिशोषण की, तो भौतिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी है वो बहुत कम होती है, और कितनी होती है ये, 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसीय अणु एवं ठोस सतह के मध्य आकर्षण केवल दुर्बल वैन डर वाल्स बलों के कारण होता है। तो देखिए बच्चों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठोस सतह के और जो गैसीय अणु के मध्य आकर्षण बल होता है वो केवल दुर्बल वैन डर वाल्स बलों के कारण ही होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो अधिशोषण की एंथैल्पी है वो अत्यधिक क्या होती है, कम होती है। अगला देखिए, उत्क्रमणीय प्रकृति। भौतिक अधिशोषण सामान्यतया उत्क्रमणीय होता है, जैसे गैस का ठोस पर अधिशोषण सामान्यतया उत्क्रमणीय होता है। देखिए बच्चों क्या है, ठोस प्लस गैस। ठीक है, अब देखिए ठोस प्लस गैस का मतलब है ठोस की सतह पर मान लीजिए कोई गैस आके इकट्ठी हो रही है, यानी ठोस तो कोई अधिशोषक है और गैस क्या है, अधिशोष्य है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में देखिए बच्चों हम इसे इस तरीके से दिखाएंगे और ऊर्जा बाहर निकलेगी। अब ये प्रक्रम क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, यानी ये प्रक्रम दोनों दिशाओं में चलता है, यानी इस दिशा में भी प्रक्रम चल सकता है और इस दिशा में भी ये प्रक्रम चल सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये प्रक्रम कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। आगे देखिए, दाब बढ़ाने पर गैस अधिक अधिशोषित होती है क्योंकि इससे गैस का आयतन कम होता है। यह ले शौतेलिए के सिद्धांत के अनुसार होता है। दाब घटाकर गैस को निकाला जा सकता है। तो देखिए बच्चों क्या कहा इसने कि हम दाब को घटाकर गैस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अधिशोषण प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होने के कारण भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर सहजता से होता है और ताप बढ़ने पर घटता
है। तो देखिए बच्चों, जो भौतिक अधिशोषण होता है वो निम्न ताप पर सहजता से होता है और ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए बच्चों, ये भौतिक अधिशोषण के अभिलक्षण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अधिशोषण के क्या अभिलक्षण होते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अधिशोषण के अभिलक्षण। पहला देखिए, पहला है उच्च विशिष्टता। देखिए बच्चों, रासायनिक अधिशोषण जिसे रसोवशोषण भी कहते हैं अति विशिष्ट होता है। यह तभी संभव होता है जब अधिशोषक एवं अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनने की क्या हो, संभावना हो। तो देखिए बच्चों, जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो बहुत ही विशिष्ट प्रकृति का होता है। कहने का मतलब है यह तभी संभव है जबकि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य क्या बने, रासायनिक बंध बने। क्लियर है। अगला देखिए, अनुत्क्रमणीय। भाई रसोवशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। यह भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, परंतु उच्च सक्रियण ऊर्जा के कारण निम्न तापों पर यह बहुत ही क्या होता है, धीमा होता है। क्लियर है। अगला देखिए, तीसरा अभिलक्षण क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। भौतिक अधिशोषण के समान रसोवशोषण भी अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट चौथा है अधिशोषण की एंथैल्पी। देखिए बच्चों, रसोवशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। कितनी होती है इसकी एंथैल्पी, 80 से लेके 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, जो रासायनिक अधिशोषण है उसके लिए जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, उच्च होती है। जबकि हमने भौतिक अधिशोषण में क्या पढ़ा था कि भौतिक अधिशोषण के लिए एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। तो अब हम रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में क्या अंतर है, यानी इनकी एक हम तुलना पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण की तुलना। और देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक तरफ ले लेते हैं भौतिक अधिशोषण को और एक तरफ ले लेते हैं रासायनिक अधिशोषण जिसे रसोवशोषण भी कहते हैं। तो देखिए, हम एक एक पॉइंट लेकर इनकी तुलना करेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्या है, यह वॉन्डरवॉल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है और यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। ठीक है, ये हम सब पढ़ के आए हुए हैं। दूसरा देखिए, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है और यह कैसा है, अनुत्क्रमणीय। क्लियर है। चौथा देखिए, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक आसानी से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती है, जबकि इसमें क्या है भाई, रासायनिक अधिशोषण, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती है रसोवशोषण दर्शाती है। तो देखिए बच्चों, जो अभिक्रिया कर लेती है, मतलब कहने का मतलब है कि जहां पर अधिशोषक के साथ गैसें क्रिया कर लेती है वहीं पर रासायनिक अधिशोषण होता है। आगे देखिए, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है। कितनी होती है, 20 से लेकर 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है और इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स यानी उच्च होती है। कहने का मतलब है इसमें तो अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। अगला देखिए, अधिशोषण के लिए, कौन से अधिशोषण के लिए हम पढ़ रहे हैं, भौतिक अधिशोषण। इधर भौतिक अधिशोषण है। अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, यह ताप बढ़ने पर घटता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए देखिए, इस अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है और यह ताप बढ़ने पर बढ़ता है। कहने का मतलब है इसके लिए निम्न ताप आवश्यक है और इसके लिए उच्च ताप, यह ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। आगे देखिए, इसमें कम सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें तुलनात्मक रूप से उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अगला देखिए, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणुक परतों के रूप में होता है, जबकि यह जो रासायनिक अधिशोषण है यह एकल अणुक परत के रूप में होता है। तो देखिए बच्चों, क्या है कि अगर उच्च दाब की बात करें तो उच्च दाब पर जो भौतिक अधिशोषण होता है वो अधिशोषक के पृष्ठ पर बहुअणुक परतों के रूप में बनता है, यानी अणुओं की जो परत है वो बहुअणुक हो सकती है। जबकि हम यहाँ पे बात करें रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण में एकल अणुक परत का निर्माण होता है। क्लियर है? तो आप लोगों को इन दोनों में अंतर समझ में आया? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने अधिशोषण के प्रकार के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, इन दोनों के बारे में पढ़ा, इनके अभिलक्षण और साथ ही साथ इनकी हमने तुलना भी पढ़ी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।